हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट डेमोक्रेसी यानी कि आपके लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड आपके डिफरेंट कंसेप्ट को हम आपकी शॉर्ट क्लास में समझने की आपके कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र हम आपके कहते किसे हैं। तो डेमोक्रेसी की अगर हम आपकी बात करें तो डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हैं, डेमोक्रेसी आपके ये दो वर्ड डेमो एंड क्रेसी, इन दो वर्ड से आपके मिलके बना है, जिसमें आपके डेमो का अर्थ होता है पीपल और क्रेसी का आपके अर्थ होता है क्या, रूल। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। क्या हुआ आपके, रूल ऑफ पीपल यानी कि जनता का शासन ही आपके डेमोक्रेसी है। अब यहां हम ये देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जनता शासन करती किस तरह से है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर आपकी जनता किस तरह से शासन करती है, इस आधार पर आपकी ये जो डेमोक्रेसी है ये दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को देखें। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इस कंसेप्ट का आपके अर्थ क्या है, जब जनता स्वयं अपना शासन करे, पीपुल गवर्न देमसेल्फ, जब जनता स्वयं अपना शासन करे तो इसे हम आपके कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्लास में आपके 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप 50 लोग ये डिसाइड करो आपके कि कितने घंटे क्लास चलेगी, क्लास में कौन सा टॉपिक आपके पढ़ाया जाएगा, वीक में कितने दिन क्लास चलेगी। तो इसका मतलब क्या है, आप सारे लोग अपने ऊपर शासन करने के निर्णय आप स्वयं ले रहे हो। तो ये कंसेप्ट आपके कहलाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मान लिया कि किसी गांव में आपके 500 लोग हैं, ये 500 लोग डिसाइड करें कि गांव में कहां से सड़क निकलेगी, कहां नाली बनेगी, ठीक है, कहां आपके कुआं बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब गांव के लोग खुद निर्धारित करें तो ये आपके कहलाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अर्थ आपके ये होता है, क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जब जनता अपने ऊपर शासन करने के निर्णय स्वयं ले। जैसे कि आपने देखा कि कोरोना के दौर में आपके अलग अलग कॉलोनियां थी, अलग अलग कॉलोनी के गेट बंद आपके हो गए, तो कॉलोनी वासियों ने स्वयं ही निर्णय लिया कि हम किसी को एग्जिट और एंटर इस कॉलोनी के अंदर नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हो गया। कौन सा, जब जनता अपने ऊपर शासन करने के निर्णय स्वयं ले। ठीक, अब यहां प्रॉब्लम आपके ये है कि जब जनता आपके 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, तब तक तो निर्णय ले सकती है। लेकिन जब आपकी जनता हो जाए 130 करोड़, तो क्या 130 करोड़ लोग मिलकर एक साथ निर्णय ले सकते हैं? व्यवहार में यह संभव ही नहीं है। ठीक, जब आपके क्षेत्र सीमित है, क्षेत्र क्या है, सीमित है, क्षेत्र आपकी कॉलोनी है, एक छोटा सा गांव है, तो यहां जनता निर्णय ले सकती है। लेकिन जब क्षेत्र आपके हो जाए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, तो ऐसी स्थिति में आपके जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो व्यवहार में पॉसिबल नहीं है। तो यहां आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कुछ लिमिटेशन होती है कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाए या एरिया बढ़ जाए तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी व्यवहार में पॉसिबल नहीं होती, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब व्यवहार में पॉसिबल नहीं होती तो फिर डेमोक्रेसी का आपके दूसरा रूप ये एग्जिस्टेंस में हमें दिखाई पड़ता है। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जब आपके पॉपुलेशन और एरिया ज्यादा हो जाए तो अब जनता स्वयं शासन करने के निर्णय नहीं ले सकती, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके होता क्या है, ऐसी स्थिति में आपके होता यह है कि पब्लिक इलेक्शन करती है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, जनप्रतिनिधि का, और ये जनप्रतिनिधि अब रूल करेगा पब्लिक के ऊपर, पब्लिक की ओर से। तो यहां जब जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे या कार्य करे तो ये कंसेप्ट कहलाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जब जनता शासन के निर्णय स्वयं ले, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जब जनता के ऊपर शासन करने के निर्णय कौन ले, जनप्रतिनिधि ले। जनप्रतिनिधि कौन है, इनको जनता ने चुना है। किस लिए चुना है, अपने शासन करने के निर्णय लेने के लिए चुना है। ठीक है, तो यहां जहां कहीं भी इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन आप ये जो वर्ड सुनते हो, इलेक्शन का मतलब ही होता है जनप्रतिनिधि को चुनना। इलेक्शन जहां भी हो जाए इसका मतलब क्या है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जनप्रतिनिधि को चुनना, यही आपके होता है इलेक्शन। ठीक, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, ठीक है। तो यहां आपके क्या है, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या आपके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आपके यूनिट्स हैं। अब यहां आप एक पॉइंट बड़े गौर से देखना कि विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट होती है आपके ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम सभा इंडिया के अंदर एकमात्र यूनिट है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की है, ठीक। बाकी की जितनी भी यूनिट आप देखते हो वो सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता स्वयं निर्णय लेती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेती है, ठीक है। अब यहां आपकी एक बेसिक कंफ्यूजन, ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इसमें आप लोग दूर कर लो कि ग्राम सभा आपके किसे कहते हैं और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस यहां समझ लेना। तो सबसे पहले हम आपके देखें कि ये आपके कोई एक गांव है, कोई गांव है आपके, ठीक है। इस गांव की पॉपुलेशन है 10,000। अब किसी गांव में अगर 10,000 की पॉपुलेशन है, क्या 10,000 लोग वोट डालते होंगे वहां? 10,000 लोग तो कभी वोट नहीं डालेंगे। मान लिया कि इस गांव में जो वोट डालने वाले लोग हैं वो है 7,800। कितने लोग हैं वोट डालने वाले? 7,800। क्योंकि 10,000 लोगों की अगर जनसंख्या होगी तो उसमें बच्चे भी होंगे कुछ, ठीक है। तो गांव के वे लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो वोट नहीं डालेंगे। अब गांव के वे लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो वोट डालेंगे। तो हमने देखा कि गांव की जनसंख्या है 10,000 और यहां वोटर हैं आपके 7,800। तो इसका मतलब आपके ये हुआ, क्या हुआ कि ये जो 7,800 लोग हैं इन्हीं को हम कहते हैं ग्राम सभा। इन 7,800 लोगों को हम क्या कहेंगे? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का अर्थ होता है ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ द विलेज, किसी गांव के सभी पंजीकृत मतदाता। तो ग्राम सभा के अंदर उस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी सदस्य आते हैं जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है। तो इसका मतलब आपके क्या है, अब जब कभी भी विलेज पंचायत का इलेक्शन होगा तो विलेज पंचायत के इलेक्शन में जो पंच, सरपंच, प्रधानी के जो आपके इलेक्शन होते हैं उसमें कौन वोट देंगे? 10,000 लोग वोट देंगे, 7,800। ये 10,000 पे तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, सिर्फ 7,800 पे। तो विलेज पंचायत के इलेक्शन में वोट देते हैं कौन? ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य चुनाव करेंगे विलेज पंचायत का, और विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत हमेशा आपके रेस्पॉन्सिबल होगी ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है और ग्राम पंचायत इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की यूनिट है, ये याद रखना, ठीक है। तो ग्राम सभा में किसी गांव के सभी वोटर शामिल होते हैं, जबकि ग्राम पंचायत में जो 5 लोग आपके पंच, सरपंच और प्रधान होते हैं उन्हें ग्राम सभा के सदस्य चुन के भेजते हैं। जहां इलेक्शन हो जाए वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और जहां जनता स्वयं निर्णय ले वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपके बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट यहां समझना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आते ही आपके होगा क्या? इलेक्शन, ठीक है। यानी कि इलेक्शन की शुरुआत आपकी हो गई है। तो यहां इलेक्शन वर्ड से आपके क्या तात्पर्य है, ठीक है। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन करती है तो इलेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो इलेक्शन का आपके अर्थ होता है ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, संप्रभुता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी। तो इलेक्शन का आपके अर्थ क्या है? ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, संप्रभुता का हस्तांतरण। और सॉवर्निटी का मतलब आपके क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। तो इलेक्शन का सीधा सीधा सा अर्थ है कि जनता अपनी संप्रभुता को हस्तांतरित कर दे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को। अर्थात इलेक्शन का सीधा सीधा सा अर्थ आपके ये है कि जनता, ठीक, अपने निर्णय लेने की शक्ति दे दे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को। जनता अपनी सॉवर्निटी को ट्रांसफर कर दे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को। अब जनता ने अपनी निर्णय लेने की शक्ति पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को दे दी, और अब जनता की तरफ से जो निर्णय लेगा वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेगा, वो जनप्रतिनिधि लेगा, एमपी या एमएलए, ठीक है। यह हुआ आपके। तो यहां हमने देखा कि इलेक्शन का अर्थ क्या होता है। तो इलेक्शन का आपके अर्थ होता है क्या? ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, अपनी निर्णय लेने की शक्ति जनता, जनप्रतिनिधि को आपके ट्रांसफर कर देती है इलेक्शन के माध्यम से। अब इलेक्शन की अगर हम आपकी बात करें तो इलेक्शन फिर 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट इलेक्शन और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपके क्या डिफरेंस है ये समझे हम। तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन आपके एक ऐसा कंसेप्ट है जब जनता स्वयं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने। जब कभी भी इलेक्शन हो और जनता स्वयं वोट देने जाए,
ठीक है, तो ऐसा इलेक्शन कहलाता है डायरेक्ट इलेक्शन। तो आप खुद सोचो कि ऐसे कौन कौन से इलेक्शन है जिनमें आपको वोट देने का अधिकार है। जिन इलेक्शन में जनता को वोट देने का अधिकार है वो डायरेक्ट इलेक्शन आपके, जैसे कि आप ग्राम पंचायत के इलेक्शन में वोट देते हो, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा आप किसमें वोट देते हो, जिला पंचायत सदस्य में देते हो, डायरेक्ट इलेक्शन। एमएलए में वोट देते हो, डायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा एमपी में वोट देते हो, डायरेक्ट इलेक्शन। क्या आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हो, नहीं देते, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। अब आते हैं हम दूसरा, तो ये समझ में आया, डायरेक्ट इलेक्शन जहां जनता स्वयं वोट दे, ठीक। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन आपके क्या है कि जब जनता आपकी स्वयं अपना वोट ना दे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की आपकी अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक, इनडायरेक्ट इलेक्शन से आपके तात्पर्य यह है कि जब जनता स्वयं वोट ना दे के अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से वोट दे, ठीक, या जनता की जगह जो आपके वोट दें वो कौन दे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपके वोट दें, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपके वोट दें, ठीक है। अब यहां याद रखना कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब जनता स्वयं आपके अपना प्रतिनिधि नहीं चुनती। यहां कैसे, जैसे कि आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन आपके होता है एमपी राज्यसभा, एमपी राज्यसभा, एमपी राज्यसभा में आपके होता क्या है कि जनता चुनती है आपके एमएलए। जनता किसे चुनती है, एमएलए को, और ये एमएलए आपके चुनते हैं एमपी राज्यसभा को। एमएलए आपके चुनते हैं किसको, एमपी राज्यसभा को, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि जब जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि ना चुने, ठीक, कोई और जनता के प्रतिनिधि चुने, जैसे कि आपके जनता ने आपके एमएलए को चुना, तो यहां तक तो ये डायरेक्ट इलेक्शन है क्योंकि जनता आपकी इलेक्ट कर रही है किसको, एमएलए को, ठीक। लेकिन राज्यसभा एमपी को आपके जनता आपके इलेक्ट नहीं करती, राज्यसभा एमपी को आपके जनता क्या नहीं करती, इलेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये आपके कैसा इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि राज्यसभा इलेक्शन में वोट कौन दे रहा है, स्टेट्स के एमएलए, स्टेट्स के एमएलए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आगे समझना, तो डायरेक्ट इलेक्शन जब जनता स्वयं अपना वोट दे, और इनडायरेक्ट इलेक्शन आपकी जब जनता स्वयं अपना वोट ना दे के जनता के चुने गए प्रतिनिधि आगे वोट दें, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आगे याद रखना, अब यहां इलेक्शन मेथड्स यानी कि आपके चुनाव की विधियां। तो इलेक्शन मेथड्स की अगर बात करें हम, तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन मेथड में दो इलेक्शन मेथड होती हैं, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो यहां याद रखना कि सबसे पहली इलेक्शन मेथड हम समझते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की अगर हम आपकी बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को प्रयोग किया जाता है भारत में डायरेक्ट इलेक्शन में। जहां जनता वोट डालती है आपके, वहां आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या होता है, यूज होता है, पहली चीज। दूसरा आगे याद रखना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो आपके वोट डाला जाता है, वोट डाला जाता है हमेशा किसके नाम पे, कैंडिडेट के नाम पे, कैंडिडेट के नाम पर। जैसे कि आपने देखा कि अब जो बैलेट पेपर होता है, जो आपके ईवीएम होती है, ईवीएम या आपके बैलेट पेपर, तो ईवीएम या बैलेट पेपर पे होता क्या है, एक तरफ कैंडिडेट का नाम, एक तरफ क्या होता है, कैंडिडेट का नाम, और एक तरफ आपके इनके इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह, ठीक है। मान लिया कि 100 वोटर है, 100 वोटर में से आपके ए को वोट दिया 25 लोगों ने, इसी तरीके से होता है ना, बी को वोट दिया मान लो 26 लोगों ने, सी को वोट दिया आपके 27 लोगों ने, और डी को वोट दिया आपके 23 लोगों ने। ये आपके कहानी हुई। अब आपने यहां देखा क्या कि टोटल 100 वोटर थे, डाले गए वैलिड वोट आपके कितने थे, 100। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता क्या है कि डाले गए वैलिड वोट में से सबसे ज्यादा वोट जिस कैंडिडेट को मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट जिस कैंडिडेट को मिले हैं, उस कैंडिडेट को आपके विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो यहां हम आपके देखते क्या है, डाले गए वैलिड वोट में से जिस कैंडिडेट को आपके क्या मिल जाए, मैक्सिमम वोट मिल जाए, वही आपके विजेता घोषित। तो यहां आपने देखा ए को 25 मिले, बी को 26, सी को 27, डी को 23, विजेता कौन हो गया, सी। अब यहां सी की आपके खास बात क्या है, सी सिर्फ 27 वोट प्राप्त करके जीत गया, ठीक। हालांकि ये मेजॉरिटी की पसंद नहीं है सी, लेकिन फिर भी शासन करेगा ये सी। ये आपके प्रॉब्लम है फर्स्ट पास्ट द
पोस्ट सिस्टम की। भारत के अंदर ये फर्स्ट पास्ट था जो पोस्ट सिस्टम है, यही भारत की संकीर्ण राजनीति का सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि अगर भारत में किसी भी एक धर्म और एक जाति को अगर टारगेट कर लिया जाए और उसका वोट बैंक अपने फेवर में कर दिया जाए, ठीक, तब भी यहां इलेक्शन जीता जा सकता है। यही रीजन है भारत में आपके जाति और धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा, कि यहां आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपके लागू है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम अगली मेथड अगर हम यहां देखें तो अगली मेथड है आपके कौन सी, इलेक्शन की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। भारत के अंदर अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की बात करें तो भारत में आपके ये राज्यसभा इलेक्शन में आपके ये मेथड यूज होती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में होता क्या है कि यहां जो आपके वोटिंग होती है वो कैंडिडेट के फेवर में नहीं होती, यहां वोटिंग होती है पार्टी के फेवर में। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जो आपके वोटिंग होती है वो पार्टी के फेवर में होती है, ठीक है। अब यहां आपके होता क्या है कि सबसे पहले आपके पूरे देश या राज्य में सीटों की संख्या का निर्धारण करते हैं, सीटों की संख्या की। मान लिया आपके किसी स्टेट में आपके 100 सीट हैं या देश में 100 सीट हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव में आपके 100 सीट हैं। अब यहां अगर हम देखें तो टोटल वोटर कितने हो सकते हैं किसी स्टेट या कंट्री में, 100%। तो यहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में आपके क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में सबसे पहले हमने सीट निर्धारित की 100, वोटर निर्धारित किए 100%। अब यहां जो आपके वोटर होंगे ये पार्टी को वोट देंगे, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये आपके क्या हो गए, पार्टीज हो गए। अब यहां जो वोटर होगा वो पार्टी को वोट देगा। अब यहां देखा यह जाएगा कि टोटल 100% वोट में से 40% वोट बीजेपी को गया, 30% वोट कांग्रेस को गया, 20% वोट सपा को गया और 10% वोट बसपा को गया। अब देखना यहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिला है उसे उतने ही परसेंट सीटें लेजिस्लेटिव में दे दी जाएं। अर्थात अगर बीजेपी को 40% लोगों ने वोट दिया है तो इसको 40 सीट विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव में दे दी जाए। कांग्रेस को 30% लोगों ने वोट दिया है तो इसे 30% सीटें यानी 30 सीटें दे दी जाए। सपा को अगर 20% लोगों ने वोट दिया है तो इसे 20% सीट दे दी जाए। बसपा को अगर आपके 10% लोगों ने वोट दिया है तो इसे आपके 10% सीटें दे दी जाए। इस सिस्टम की सबसे खास बात है कि इसमें किसी का वोट बेकार नहीं जाता। आपके जिस पार्टी को जितने परसेंट आपके वोट मिलता है उस पार्टी के उतनी परसेंट हिस्सेदारी हो जाती है किसमें, लेजिस्लेटिव में। इस मेथड का यूज किया जाता है हमारे यहाँ राज्यसभा इलेक्शन में। अब राज्यसभा इलेक्शन में आप सभी को पता है, क्या पता है कि राज्यों के एमएलए वोट देते हैं। तो जिस राज्य में जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा होंगे उस राज्य की राज्यसभा में यानी उस राज्य से राज्यसभा में जो सीटें होंगी वो सबसे ज्यादा उसी पार्टी की होंगी। जैसे कि हम एग्जांपल देखें उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में आपके सबसे ज्यादा एमएलए किसके हैं, बीजेपी के, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यसभा में सीटें हैं सबसे ज्यादा आपकी जो ये सीटें हैं, ठीक, जैसे मान लिया कि उत्तर प्रदेश में 70% एमएलए बीजेपी के हैं तो राज्यसभा में टोटल सीट का 70% सीट बीजेपी के आपके पास होंगी। यही सिस्टम आपके कहलाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। तो ये आपने समझा इलेक्शन में आपके टाइप और इलेक्शन की आपकी मेथड्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के अन्य कंसेप्ट के लिए आप जुड़े रहिए मेरे क्लासेस से। तो नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये कि जीएस एनसीईआरटी का आपके जो न्यू बैच है ये 29 जून को आपके 5 PM पे शुरू हो रहा है। अगर जीएस के लेवल पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप चाहते हैं तो इस बैच को आप ज्वाइन जरूर करें। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।